की थ्योरी का है वो यहां पर आप लिखोगे बोहर्स थ्योरी। बोहर्स थ्योरी एंड क्या कैलक्यूलेशन। कैलकुलेशन ऑफ किसकी कैलकुलेशन? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस एटम का कैसे कैलकुलेट करें। तो हमें सबसे पहले बोहर की थ्योरी में यह कंसेप्ट लेना है कि एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हो। आपको पता है रेडियस सर्किल का होता है और सर्किल एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसका एक सेंटर होता है और इस सेंटर से किसी भी लाइन का आप डॉट उठाओगे, डॉट होते हैं ना लाइन में, तो ये लाइन का कोई भी डॉट उठाओगे उसका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो इस शेप को क्या बोलते हैं? सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किल। तो बोहर के नजदीक एटम का स्ट्रक्चर भी क्या है? एक सर्किल की तरह है और इसका सर्किल का तो फिर रेडियस होगा। अब इसका सेंटर कौन है? एटम का, क्योंकि सर्किल का तो सेंटर होता है। तो एटम का सेंटर क्या होता है? उसका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस से आखिरी ऑर्बिट तक ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम एटम का थ्योरेटिकली क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? यानी दी डिस्टेंस बोहर की थ्योरी के मुताबिक। बाकी नया कंसेप्ट कुछ और है, ये जब हम पढ़ेंगे वहीं डिफाइन करेंगे। ये बोहर की थ्योरी। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट। क्या? आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम के एटॉमिक रेडियस से मतलब वो मुफासला है जो न्यूक्लियस से आखिरी ऑर्बिट या शेल तक होता है। बोहर कहता है ये एटम का क्या है? रेडियस है। अब इसको नोट करो, फिर मैं इसको मिटाता हूं। अब बेटा इस रेडियस को कैसे कैलकुलेट करें? क्या सब एटमों का रेडियस एक जैसा होता है? तो ऐसा तो है नहीं। हर एक एटम का रेडियस अलग अलग साइज का होता है और रेडियस डिपेंड करता है ऑर्बिट्स पे। जितने ऑर्बिट ज्यादा होंगे उतना रेडियस क्या होगा? बड़ा होगा। जितने ऑर्बिट कम होंगे उतना रेडियस छोटा होगा। तो बोहर की थ्योरी में आपको पता है हम हमेशा बार बार जो एग्जाम्पल उठाते हैं वो कौन से एटम के उठाते हैं? वो हाइड्रोजन का एटम होता है। किसका एटम होता है? हाइड्रोजन का। अब क्यों हाइड्रोजन का एग्जाम्पल उठाते हैं, बाकी एटम क्यों नहीं उठाते? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट एटम है और बोहर की थ्योरी 100% सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के एटम पर ही अप्लाई होती है। बाकी एटमों पर यह मुकम्मल इंप्लीमेंट नहीं होती है, ये फेल हो जाती है बाकी एटमों पे। तो इसलिए अरे भाई इसको बंद कर दो अब। तो इसलिए ये फिर थ्योरी हम कहां लगाएंगे? इसको लगाएंगे हाइड्रोजन के एटम पे। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं फिर हाइड्रोजन के एटम से, क्योंकि हर एग्जाम्पल में हम फॉलो करेंगे या हम एग्जाम्पल लेंगे बोहर जिसको फॉलो कर रहा है वो है हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट एटम। तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन का है ये न्यूक्लियस के गिर्द एक फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? इसमें गोल दायरे में यूं घूम रहा है, यूं फिक्स एक पाथ में रिवॉल्व कर रहा है।
अब ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन इस फिक्स पाथ पर इस फिक्स सर्कुलर स्पेस में कैसे घूम रहा है। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज है और इसको अट्रैक्ट कर रहा है कौन, न्यूक्लियस। बोहर ने न्यूक्लियस के लिए एक छोटा सा सिंबल या लेटर मुकर्रर किया हुआ है, वो है Ze। अब Ze जो है ये न्यूक्लियस की फोर्स के लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है। Z माना प्रोटॉन नंबर, E मतलब न्यूक्लियस की चार्ज है, उस प्रोटॉन की चार्ज या उसका प्रोटॉन नंबर। तो यहां न्यूक्लियस जो है ये इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ फोर्स, आप पढ़ते हो, याद होगा आप लोगों को, ये फोर्स कौन सी है जो किसी चीज को अंदर की तरफ, मरकज की तरफ खींचती है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो क्या इलेक्ट्रॉन को मरकज जब अट्रैक्ट कर रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन मरकज को अट्रैक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन गोल दायरे में गर्दिश कर रहा है। तो कोई चीज जब गोल दायरे में गर्दिश करती है तो वो अपने आप को न्यूक्लियस से या सेंटर से बाहर की तरफ धकेलती है। तो एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर कौन सी फोर्स रखता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सी फोर्स रखता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मरकज से दूर भाग रहा है, अपने आप को रिपेल कर रहा है, अपने आप को दूर कर रहा है। बाकी न्यूक्लियस इसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जितना इलेक्ट्रॉन अपने आप को दूर धकेलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, उतना मरकज उसको क्या करेगा? अंदर की तरफ खींचेगा। तो जहां इलेक्ट्रॉन देखो ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है, तो समझ लो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये क्या हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं। तो ये रिवॉल्व करता रहेगा। अगर सेंट्रीफ्यूगल बढ़ गई ये बाहर चला जाएगा, सेंट्रीपिटल बढ़ गई न्यूक्लियस में गिर जाएगा। पर न्यूक्लियस में कभी आज तक इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं गिरा कि ये अपने आप को बैलेंस कर लेता है, सेंट्रीफ्यूगल बढ़ा देता है। तो इसलिए कभी आमतौर पर न्यूक्लियस में नहीं गिरता। यानी एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है इन ए फिक्स्ड सर्क्यूलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इसको बोलते हैं क्या? ऑर्बिट। ठीक। क्यों कर रहा है? बिकॉज, क्योंकि टू फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस हैं? एक्टिंग, अमल कर रही हैं इक्वली, बराबर अमल कर रही हैं, इक्वल अमल कर रही हैं ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और वो फोर्सेस कौन सी हैं? वो है, एक फोर्स है, कौन से वाली है? वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों बराबर हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर गर्दिश कर रहा है। जितना चार्जेस को आप करीब करोगे उतना अट्रैक्शन बढ़ेगी। जितना इनको एक दूसरे से दूर ले जाओगे, इनमें गैप बढ़ाओगे, अट्रैक्शन उतना क्या होगी? कम हो जाएगी। अब इस लॉ का दूसरा हिस्सा वो क्या है? दी डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस हैं, प्लस और माइनस।
ठीक है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज। अब इनके बीच में गैप है, डिस्टेंस है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये उलट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? टू देयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी दो चार्जेस की आपस में अट्रैक्शन, मुफासला कम करोगे तो बढ़ेगी, करीब करोगे बढ़ेगी, दूर कर दोगे तो ये अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ाना है तो इनका मुफासला बीच वाला कम करो, अट्रैक्टिव फोर्स को कम करना है इनको गैप बढ़ा दे दो, तो डिस्टेंस उलट हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ। तो अब ये दो चीजें हो गई कूलम्ब्स लॉ में। अब हम इसकी बनाते हैं इक्वेशन, इन दोनों बातों की। फिर बोहर की थ्योरी इसी लॉ को फॉलो करेगी, इसी से इक्वेशन बोहर ने बनाई। तो इसकी पिक ले लो पहले, छोटी सी ले ली, ठीक है। अब हम यहां पर कूलम्ब्स लॉ में हम यहां लिखते हैं फोर्स। अब फोर्स का मतलब आप जानते हो, फोर्स का मतलब होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ, ठीक है, ये हो गया। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? Q1 इंटू Q2। Q1 माना प्लस की चार्ज की वैल्यू, ठीक है, Q2 माना माइनस की वैल्यू, ठीक है। ये जितनी वैल्यू बढ़ेगी चार्जेस की उतना चार्जेस की ताकत, अट्रैक्शन बढ़ेगी। जितना ये चार्जेस की वैल्यू कम होगी, छोटी चार्जेस होंगी, उतना अट्रैक्शन क्या होगी? कम। तो चार्ज की वैल्यू के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? आर के साथ। पर आर के भी स्क्वायर, जो भी वैल्यू डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में उसको स्क्वायर करेंगे तो उनकी फोर्स आधी रह जाएगी। उसको अगर हमने अगेन बेटा रूट में किया तो फोर्स डबल हो जाएगी। उस मुफासले को उसका रूट निकाल लो, उतना करीब कर लो तो फोर्स डबल हो जाएगी। अगर आपने उसकी डिस्टेंस को बढ़ाया पर किस हिसाब से? जितनी डिस्टेंस थी उसको स्क्वायर करके बढ़ा दिया तो फिर फोर्स आधी हो जाएगी। तो आर जो है वो किस चीज को जाहिर कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो जो चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखनी होती है, उलट रिलेशन होता है, उसको अपॉन में लिखते हैं। उल्टा रिलेशन, यानी ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो गई ये बढ़ जाएगा। अगर इसको बढ़ाना है तो इसको कम करेंगे, तो इसलिए इसको इनवर्स लिखते हैं। ठीक। अब ये Q1 क्या है पता है आपको? Q1 जो है वो चार्ज है पर कोई सी भी, या तो प्लस की ले लो या फिर माइनस। अगर Q1 प्लस चार्ज है, यूनिट चार्ज है, तो फिर Q2 क्या होगा? -1 होगी, यूनिट चार्ज होगी, इंडिपेंडेंट यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज होगी। ठीक है, नोट करो इसको, पिक ले लो इसकी। अभी लॉ चलेगा, अभी इक्वेशन बस थोड़ी सॉल्व करनी है, फिर इसको लगाएंगे बोहर की थ्योरी पे, फिर बोहर की इक्वेशन आसानी से बन जाएगी। भाई देखते हैं, इसको मिटाएं, पिक ले ली, ठीक है। अब देखो, अब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा दें। तो पढ़ते हो आप लोगों को याद है, जहां साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाता है तो कोई ना कोई पहले इज इक्वल टू लिखकर या इक्वल टू का सिंबल लिखकर फिर हम कोई ना कोई कांस्टेंट रख देते हैं। कांस्टेंट होता है, मुदस्सर बता रहा है आपको, तो ये कांस्टेंट होता है, यस। तो उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हो, और वो लॉ में होता है, वो लॉ में होता है। तो अब यहां लिखेंगे F इज इक्वल टू K। अब K जो है ये मैं हर लॉ में कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, सिर्फ मैथ के रूल के मुताबिक K नहीं बनेगा, बल्कि ये K उस लॉ में किसी न किसी कांस्टेंट वैल्यू को जरूर जाहिर करेगा। अगर लॉ में कोई चीज कांस्टेंट है ही नहीं पर आपने इक्वेशन में कांस्टेंट रख दिया तो ये कांस्टेंट गलत हो जाएगा, ये फिर इक्वेशन गलत हो जाएगी।
तो ये कांस्टेंट कूलम के लॉ में है। देखते हैं किस चीज को कूलम कांस्टेंट कह रहा है। मैथमेटिक के रूल को छोड़ के लॉ में किसको कांस्टेंट कर रहा है वो देखेंगे। अब बाकी चीजें रखो, ये देखो बाकी तो सेम रखोगे ना, Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या रखोगे, R स्क्वायर। अब ये बन गया। अब K जो है इसको ये कह रहा है क्या बेटा, इसको बोलता है परमेटिविटी मीडियम कांस्टेंट। क्या बोल रहा है इस कांस्टेंट को अपने लॉ में, कूलम क्या कह रहा है इसको कह रहा है परमिटिविटी मीडियम कांस्टेंट। अब परमिटिविटी मीडियम कांस्टेंट क्या होता है, छोटी सी बात बताता हूं आपको। ये समझो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, ये माइनस और ये प्लस चार्ज। अब ये दो चार्जेस यूनिट चार्जेस हैं, यानी +1 -1, ठीक। अब मैं इन चार्जेस के बीच में देखता हूं थोड़ा सा गैप है, स्पेस है। क्या इस स्पेस में कुछ भी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। अब यहां ये जो बीच में आपको गैप नजर आ रहा है ना, ये गैप जो है इसका, इस गैप में एयर मौजूद है, हवा मौजूद। ये देखो ये बीच में हवा है, इसके एयर है। तो जब दो चार्जेस रखोगे बीच में एयर होगी तो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अब एक पानी के ग्लास में इन दो चार्जेस को रख दो तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पर इनके बीच में क्या होगा, पानी होगा। अच्छा, इनको ऊपर चांद पे ले जाएं, वहां रख दें तो इनके बीच में कुछ भी नहीं होगा, वैक्यूम, खाली होगी जगह, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। गैप वही है लेकिन बीच में कोई ना कोई चीज है या फिर बिल्कुल खाली स्पेस है। तो आप ये बताओ, जब ये पानी में, बीच में इनके पानी होगा तब भी अट्रैक्ट करेंगे, बीच में एयर होगा तब भी अट्रैक्ट करेंगे, बीच में पेपर होगा तब भी अट्रैक्ट करेंगे, बीच में कुछ भी नहीं होगा तब भी अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन क्या हर दफे ये अट्रैक्शन सेम होगी इनकी? पानी में भी सेम, एयर में भी सेम, वैक्यूम में यानी खला में भी सेम, और बीच में पेपर आ जाए तब भी अट्रैक्शन सेम? तो ऐसा नहीं होता। मीडियम चेंज करोगे, एयर निकालोगे, वाटर डालोगे, वाटर में अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी, एयर में थोड़ी ज्यादा होगी, वैक्यूम में कोई रुकावट नहीं है, ज्यादा अट्रैक्शन होगी। तो ये जो आप लिख रहे हो ना परमिटिविटी, जी सर ऊपर चार्जेस क्यों नहीं होते? ऊपर चार्जेस पे, ऊपर चार्जेस आपने बोला ना, हाँ, ग्रेविटेशन नहीं होती। नहीं ऐसा नहीं, ग्रेविटेशन नहीं होती। नहीं, ग्रेविटेशन जो है वो अलग चीज है, वो तो आपको पता है, वो अर्थ होती है, जमीन होती है। जमीन जो है उसकी ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है, हर स्टार की ग्रेविटेशनल फोर्स अलग होती है। तो जब आप दो चार्ज पार्टिकल को मून पे ले जाओगे तो वहां उनके बीच में एयर तो नहीं होगा ना, एयर तो नहीं है ना, तो वहां वो चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, क्या उनमें अट्रैक्शन वही होगी जो उनकी जमीन पर थी? नहीं सर, क्योंकि जमीन पर इनके बीच में हवा है ना बेटा, हवा तो रोकेगी ना, थोड़ा बहुत फोर्स में रुकावट डालेगी, पर चांद पर तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा होगा। तो अब ये जो है ना, ये परमिटिविटी मीडियम कांस्टेंट यही है, ये चीज है। यानी ये आपको बताता है कि चार्जेस कौन से मीडियम में कितनी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, कितनी चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने की सलाहियत रखते हैं, उसको बोलते हैं परमिटिविटी मीडियम। पर ये मीडियम टू मीडियम क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। एयर में इसकी वैल्यू, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो अट्रैक्शन भी कांस्टेंट होगी, कम ज्यादा नहीं होती रहेगी कभी भी। पानी में अगर इनका डिस्टेंस फिक्स है, बीच में पानी की अमाउंट भी फिक्स है, तो अट्रैक्शन भी फिक्स होगी। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को जहां मीडियम आप रखते हो, हर मीडियम में इसकी अट्रैक्टिव फोर्स की अमाउंट कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब ये कांस्टेंट हम वैक्यूम वाला भी लेंगे और उसके बाद ये के की वैल्यू होगी, क्या होगी? वैल्यू होती है। और ये कांस्टेंट हम बोहर की थ्योरी में अलग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए अलग होता है, उसके बाद मैग्नेट्स के लिए अलग होता है, +1 के लिए अलग है, +2 के लिए अलग है, और इनमें डिस्टेंस अगर चेंज करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग होगी। तो इसको भी हम देखते हैं
परमिटिविटी मीडियम कांस्टेंट को। अब ये है छोटा सा कूलम्स लॉ चार्जेस का। पहले इसकी पिक ले लो, अब बोहर की थ्योरी पे हम इसको अप्लाई करते हैं। बस हमारा इस लॉ में इतना काम है, देखते हैं। अब हम लेते हैं बोहर की थ्योरी। तो बोहर की थ्योरी पे आप ये लॉ कैसे अप्लाई करोगे, ये देखो। यानी अकॉर्डिंग टू क्या बेटा, बोहर्स थ्योरी। बोहर की थ्योरी के मुताबिक क्या है, पहली फोर्स है कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, हाँ, बोहर की थ्योरी के मुताबिक पहली फोर्स कौन सी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। पर ये कौन पैदा करता है, पता है आपको, ये पैदा करता है या प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियस। एटम का न्यूक्लियस ये फोर्स बनाता है, न्यूक्लियस पैदा करता है, जिससे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को करते हैं Q1। क्या करते हैं इसको, Q1। ये एक चार्ज से। अब Q1 की वैल्यू लिखो भाई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बनाएंगे हम, ठीक है, और फिर सेंट्रीफ्यूगल। चलो इसको Q1 भी नहीं लिखते, यूं बनाते हैं। ये देखो, और आसान कर देते हैं। ये देखो भाई, ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, ZE। प्लस है माइनस है, इसको छोड़ दो। इक्वेशन में प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, सिर्फ चार्ज को काउंट करते हैं कि चार्ज कौन सी है, बाकी प्लस में है या माइनस में, इसको अल्फाल छोड़ दो। तो ZE जो है ये समझ लो किसको डिनोट कर रहा है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस को जाहिर कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको जाहिर कर रहा है न्यूक्लियस को, इसको ZE समझ लो, ये Q1 है। और ये अट्रैक्ट किसको कर रहा है, न्यूक्लियस अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की चार्ज को, इलेक्ट्रॉन की ताकत को हम E से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, E से। ये आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन समझ लो क्या है, Q2 है, दूसरी चार्ज, क्योंकि दो चार्जेस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, आपस में इनमें अट्रैक्शन है। वो अलग बात है कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, इसमें Q1 और Q2 के दरमियान क्या है, गैप है ना, बीच में डिस्टेंस है ना, जुड़े हुए तो नहीं है ना, गैप पर है। अब इस गैप को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, R से। किससे, R से। R क्या है, रेडियस है, या फिर यूं कह लो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो गैप है, जो स्पेस है, उसको R करें। अब कूलम की डिमांड पूरी हो गई। कूलम कहता है एक हमारे पास Q1 हो, दूसरा हमारे पास Q2 हो, तीसरा हमारे पास R² की वैल्यू हो। ये तीनों चीजें आ गई। अब बनाते हैं इक्वेशन। तो कूलम कहता है ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको F से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं, F से। F माना कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये F बराबर किसके है, अब बताओ Q1 किसके बराबर है, ये देखो Q1 आपने ले ली ZE के बराबर, Q2 आपने किसके बराबर ली, E के, R आपने किसके बराबर ली, रेडियस के। इसको तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब कूलम लॉ में देखते हैं भाई, F इज इक्वल टू Q1 की जगह क्या रखोगे, ZE इनटू Q2। Q2 में क्या है, E। कूलम लॉ अप्लाई करो, ZE Q1
Q2, प्लस माइनस नहीं देना, इक्वेशन बनाने में प्लस माइनस नहीं देते हैं, ठीक। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके साथ, और अपॉन में इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, R। तो कूलम के लॉ के मुताबिक R को क्या करना है, स्क्वायर, इसके स्क्वायर, R के स्क्वायर। इसका अगर 2 सेंटीमीटर है ना, फोर्स है 2 कूलम, तो अब इस 2 को स्क्वायर करो, कितना बना 4, तो फोर्स भी फिर डबल हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। और अगर 4 का स्क्वायर 16 किया तो फोर्स 4 थी पहले, अब 8 हो जाएगी। ये है कूलम लॉ। अब बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो, पहले इसको नोट करो, शाबाश, कर लिया। चलो अब हम यहां पर इसी इक्वेशन को फर्दर क्या करेंगे, सिंपलीफाई। भाई अब हमने इक्वेशन बना ली, कौन सी बनाई, सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो है ZE इंटू E, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, R स्क्वायर। अब ये बताओ, Z तो वही लिखोगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ZE इंटू E करोगे क्या होगा, E स्क्वायर, और अपॉन में तो ऑलरेडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। अब इसको हटाओ एल्फा को, तो क्या लगाओगे, कांस्टेंट, तो हमने इज इक्वल टू लगाकर क्या लगा दिया, K इनटू क्या कर दिया, ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब ये बताओ K किसको जाहिर कर रहा है, कांस्टेंट को, और इसको आपने क्या कहा है, परमिटिविटी, जो कूलम्स लॉ में था, परमिटिविटी मीडियम कांस्टेंट, परमिटिविटी मीडियम कांस्टेंट, ये। और इसकी वैल्यू बोहर की थ्योरी में मुकर्रर है, बोहर ने इसको डिफाइन किया हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए और न्यूक्लियस के लिए। वो कहता है ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये है एप्सिलॉन नॉट, क्या है, ये परमिटिविटी मीडियम पर किसके लिए है, फॉर वैक्यूम, बिल्कुल खाली जगह जो होती है, जब दो चार्जेस वैक्यूम में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बीच में एयर वेयर कुछ भी नहीं, तो फिर इनकी ताकत एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी, ये हम लेते हैं इसके बराबर। तो अब यहां पर इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैक्यूम में क्या वैल्यू होती, 8 पॉइंट, आमतौर पर 84 इंटू 10⁻⁻18, ये इसकी वैल्यू होती है, और ये बराबर होती है किसके, कूलम स्क्वायर, उसके बाद पर जूल पर मीटर के। ये भी फिर आपको बताएंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा, हाल फिलहाल यहां लिख लो, ठीक। अब हमने इस इक्वेशन में K की जगह क्या रखना है, ये वाला, तो इक्वेशन मरकज की, न्यूक्लियस की, सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या बनेगी, ये ZE स्क्वायर तो ऊपर रखोगे, ठीक है, अपॉन में K की वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसको यूं लिख लो और आसान कर देते हैं भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम कांस्टेंट, ठीक, इनटू क्या करें, ZE स्क्वायर अपॉन क्या रखें, R स्क्वायर, ये कर देते हैं, ठीक। इसको नोट करें, शाबाश, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और ओके। अब देखो ये वाला 1 ZE स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो F इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, ऊपर बचेगा ZE स्क्वायर, ZE स्क्वायर, और अपॉन में पहले क्या लिखेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अपॉन में ये भी तो रखा हुआ है ना, क्या है, R स्क्वायर। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2।
ये किसके मुताबिक बनाई है? कूलम लॉ के मुताबिक। आपसे पूछें F इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है? तो आप क्या बताओगे? आप कहेंगे ये फार्मूला है न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स है। सही। अब हम लेते हैं सर इसमें इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? कौन से पे बेटा? सर इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? ये 2 है ना? हाँ, इक्वेशन 1 जो थी ना, सर इक्वेशन हाँ पिक ले लो, हाँ पिक ले लो। हाँ, इक्वेशन 1 जो थी ना, वो आपने पढ़ी थी कहाँ? ऑर्बिट की इक्वेशन। पता है कौन सी? ऑर्बिट इक्वेशन। यस। हाँ, mv r इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। पहली ऑर्बिट वाली इक्वेशन mv r इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये लिखी हुई है आपके पास, याद है ना? सर उसमें तो नहीं आए थे ना, इसलिए पूछ रहे थे। नहीं कोई बात नहीं, उसमें नहीं आए थे क्लास में। नहीं कोई बात नहीं, जो आपको समझ में नहीं आया ना तो वो आपको मैं बता देता हूं, फिर उस लेक्चर को आप देखोगे ना तो उसमें वो मिली हुई है, ठीक है ना? तो अब क्योंकि ये सारी बोहर की क्वेश्चंस है, हाँ, अब आगे हमें ये काम आएंगी तो हमने उनको लिखना है, ठीक? ओके। अब बेटा, अब नेक्स्ट हम बनाते हैं, एक इक्वेशन हमने बना ली सेंट्रीपिटल की। अब हम बनाएंगे कौन सी इक्वेशन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। किसकी इक्वेशन बनाओगे? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल माना वो ताकत, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर धकेलती, जब इलेक्ट्रॉन अपने आप को बाहर धकेलता है, इस ताकत को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते। और ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये ताकत प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन में पैदा होती है, यूं कह लो इलेक्ट्रॉन पैदा करता है। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा करेगा? ये देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, जब गोल दायरे में गर्दिश करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो ये बाहर की तरफ जोर लगाएगा। तो इस फोर्स का ताल्लुक, जितना इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? मोमेंटम, वेलोसिटी बढ़ाओ, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा। वेलोसिटी कम करोगे तो ये ताकत कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन स्लो होगा ना, मरकज में गिर जाएगा। स्पीड अप होगा ना, मरकज से बाहर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन तेज होता है ना, तब न्यूक्लियस से निकलता है। तो यहां पे ये हम लेते हैं, और ये जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है दूर होने के लिए। और जब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, तो वैसे ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे अपने आप क्या होती जाती है? कम होती है। मैग्नेट देखे ना, करीब लाते हो तो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, दूर कर दोगे वैसे ही अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन पर जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब दूर हो गया ना, अपने आप ही कम हो जाती है। तो इसको फिर ज्यादा रिपल्शन नहीं करनी पड़ती है, ठीक? अब ये अभी यहां हाल फिलहाल इसको नोट कर लो, क्योंकि अभी आपका सेशन का टाइम ऑफ हो रहा है। हो सकता है क्वेश्चन पूरी ना हो, मैं कल यहां से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी इसमें काफी डिटेल है। तो अभी आपका सेशन यहां पे ऑफ होगा, पिक ले लो, कल मुझे बताना, यहीं से शुरू करेंगे। ये पूरा क्लियर करूंगा आपको, फिर ये सही होगी। अगर नहीं होगी, जैसे ये क्या है सर? जी, m.v मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम सुना है ना आपने? जी सर। हाँ, ये मोमेंटम पे डिपेंड। 20 हाँ, ये कल इसी से सर शुरू मास। मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है बेटा, कल यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक? ओके ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बोहर की थ्योरी के मुताबिक पहली फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। पर ये कौन पैदा करता है? पता है आपको, ये पैदा करता है या प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियस। एटम का न्यूक्लियस ये फोर्स बनाता है, न्यूक्लियस पैदा करता है, जिससे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है? तो हम इसको सेंट्रीपिटल फोर्स को करते हैं Q1। क्या करते हैं इसको?
Q1, ये एक चार्ज से। अब Q1 की वैल्यू लिखो भाई। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बनाएंगे हम, ठीक है, और फिर सेंट्रीफ्यूगल। चलो इसको Q1 भी नहीं लिखते, यूं बनाते हैं, ये देखो और आसान कर देते हैं। ये देखो भाई, ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द कौन रिवॉल्व कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के लिए हम एक सिंबल इस्तेमाल करेंगे, कौन सा? ZE। प्लस है माइनस है, इसको छोड़ दो। इक्वेशन में प्लस माइनस नहीं लिखते हैं, सिर्फ चार्ज को काउंट करते हैं कि चार्ज कौन सी है, बाकी प्लस में है या माइनस में, इसको अल्फाल छोड़ दो। तो ZE जो है ये समझ लो किसको डिनोट कर रहा है? न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस को जाहिर कर रहा है, ठीक है बेटा। तो इसको जाहिर कर रहा है न्यूक्लियस को, इसको ZE समझ लो, ये Q1 है। और ये अट्रैक्ट किसको कर रहा है? न्यूक्लियस अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन की चार्ज को, इलेक्ट्रॉन की ताकत को हम E से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? E से। ये आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन समझ लो क्या है? Q2 है, दूसरी चार्ज, क्योंकि दो चार्जेस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में इनमें अट्रैक्शन है, वो अलग बात है कि न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, इसमें Q1 और Q2 के दरमियान क्या है? गैप है ना, बीच में डिस्टेंस है ना, जुड़े हुए तो नहीं है ना, गैप पर है। अब इस गैप को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? R से। किससे? R से। R क्या है? रेडियस है, या फिर यूं कह लो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो गैप है, जो स्पेस है, उसको R करें। अब कूलम की डिमांड पूरी हो गई। कूलम कहता है एक हमारे पास Q1 हो, दूसरा हमारे पास Q2 हो, तीसरा हमारे पास R² की वैल्यू हो। ये तीनों चीजें आ गई। अब बनाते हैं इक्वेशन। तो कूलम कहता है ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसको F से लिख रहे हैं। किससे लिख रहे हैं? F से। F माना कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये F बराबर किसके है? अब बताओ Q1 किसके बराबर है? ये देखो, Q1 आपने ले ली ZE के बराबर, Q2 आपने किसके बराबर ली? E के। R आपने किसके बराबर ली? रेडियस के। इसको तो स्क्वायर ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब कूलम लॉ में देखते हैं भाई, F इज इक्वल टू Q1 की जगह क्या रखोगे? ZE इनटू Q2। Q2 में क्या है? E। कूलम लॉ अप्लाई करो। ZE Q1, E Q2। प्लस माइनस नहीं देना, इक्वेशन बनाने में प्लस माइनस नहीं देते हैं, ठीक। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके साथ, और अपॉन में इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? R। तो कूलम के लॉ के मुताबिक R को क्या करना है? स्क्वायर। इसके स्क्वायर, R के स्क्वायर। इसका अगर 2 सेंटीमीटर है ना, फोर्स है 2 कूलम, तो अब इस 2 को स्क्वायर करो, कितना बना? 4। तो फोर्स भी फिर डबल हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। और अगर 4 का स्क्वायर 16 किया तो फोर्स 4 थी पहले, अब 8 हो जाएगी। ये है कूलम लॉ। अब बेटा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखो, पहले इसको नोट करो, शाबाश, कर लिया। चलो अब हम यहां पर इसी इक्वेशन को फर्दर क्या करेंगे? सिंपलीफाई। भाई अब हमने इक्वेशन बना ली। कौन सी बनाई? सेंट्रीपिटल फोर्स की। वो है ZE इंटू E, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, R²। अब ये बताओ, Z तो वही लिखोगे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ZE इंटू E करोगे क्या होगा? E²। और अपॉन में तो ऑलरेडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल R²। अब इसको हटाओ,
अल्फा को, तो क्या लगाओगे? कांस्टेंट। तो हमने इज इक्वल टू लगाकर क्या लगा दिया? के इनटू क्या कर दिया? जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये बताओ के किसको जाहिर कर रहा है? कांस्टेंट को। और इसको आपने क्या कहा है? परमिटिविटी, जो कूलम्स लॉ में था, परमिटिविटी मीडियम कांस्टेंट, परमिटिविटी मीडियम कांस्टेंट, ये। और इसकी वैल्यू बोहर की थ्योरी में मुकर्रर है। बोहर ने इसको डिफाइन किया हुआ है इलेक्ट्रॉन के लिए और न्यूक्लियस के लिए। वो कहता है ये वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये है एप्सिलॉन नॉट, क्या है? ये परमिटिविटी मीडियम पर किसके लिए है? फॉर वैक्यूम। बिल्कुल खाली जगह जो होती है, जब दो चार्जेस वैक्यूम में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बीच में एयर वेयर कुछ भी नहीं, तो फिर इनकी ताकत एप्सिलॉन नॉट की क्या होगी? ये हम लेते हैं इसके बराबर। तो अब यहां पर इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैक्यूम में क्या वैल्यू होती? 8 पॉइंट, आमतौर पर 84 इंटू 10⁻⁻18, ये इसकी वैल्यू होती है। और ये बराबर होती है किसके? कूलम स्क्वायर, उसके बाद पर जूल पर मीटर के। ये भी फिर आपको बताएंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा। हाल फिलहाल यहां लिख लो। ठीक, अब हमने इस इक्वेशन में के की जगह क्या रखना है? ये वाला। तो इक्वेशन मरकज की, न्यूक्लियस की, सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या बनेगी? ये जेड स्क्वायर तो ऊपर रखोगे, ठीक है, अपॉन में के की वैल्यू क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको यूं लिख लो और आसान कर देते हैं भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीडियम कांस्टेंट, ठीक, इनटू क्या करें? जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या रखें? आर स्क्वायर। ये कर देते हैं, ठीक। इसको नोट करें, शाबाश। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ओके। अब देखो, ये वाला 1 जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो एफ इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा? ऊपर बचेगा जेड ई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, और अपॉन में पहले क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अपॉन में ये भी तो रखा हुआ है ना, क्या है? आर स्क्वायर। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 2। ये किसके मुताबिक बनाई है? कूलम लॉ के मुताबिक। आपसे पूछे एफ इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये किसका फार्मूला है? तो आप क्या बताओगे? आप कहेंगे ये फार्मूला है न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स है, सही। अब हम लेते हैं, सर इसमें इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? कौन से पे बेटा? सर इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? ये 2 है ना? हाँ, इक्वेशन 1 जो थी ना, सर इक्वेशन, हाँ हाँ हाँ, पिक ले लो, हाँ पिक ले लो। हाँ, इक्वेशन 1 जो थी ना, वो आपने पढ़ी थी कहाँ? ऑर्बिट की इक्वेशन, पता है कौन सी? ऑर्बिट इक्वेशन, यस। हाँ, एम वी आर इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। पहली ऑर्बिट, ऑर्बिट वाली इक्वेशन, MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये लिखी हुई है आपके पास, याद है ना? सर उसमें तो नहीं आए थे ना, इसलिए पूछ रहे थे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसमें नहीं आए थे क्लास में। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जो आपको समझ में नहीं आया ना, तो वो आपको मैं बता देता हूं, फिर उस लेक्चर को आप देखोगे ना, तो उसमें वो मिली हुई है, ठीक है ना? तो अब क्योंकि ये सारी बोहर की इक्वेशंस हैं, थैंक यू सर। हाँ, अब आगे हमें ये काम आएंगी, तो हमने उनको लिखना है, ठीक। ओके, अब बेटा, अब नेक्स्ट हम बनाते हैं, एक इक्वेशन हमने बना ली,
सेंट्रीपिटल की। अब हम बनाएंगे कौन सी इक्वेशन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। किसकी इक्वेशन बनाओगे? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल माना वो ताकत, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर धकेलती। जब इलेक्ट्रॉन अपने आप को बाहर धकेलता है, इस ताकत को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये कौन प्रोड्यूस करता है? ये ताकत प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन में पैदा होती है। यूं कह लो इलेक्ट्रॉन पैदा करता है। तो अब इलेक्ट्रॉन कैसे पैदा करेगा? ये देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, जब गोल दायरे में गर्दिश करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो ये बाहर की तरफ जोर लगाएगा। तो इस फोर्स का ताल्लुक जितना इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे? मोमेंटम, वेलोसिटी बढ़ाओ, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा। वेलोसिटी कम करोगे तो ये ताकत कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन स्लो होगा ना, मरकज में गिर जाएगा। स्पीड अप होगा ना, मरकज से बाहर जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन तेज होता है ना, तब न्यूक्लियस से निकलता है। तो यहां पे ये हम लेते हैं। और ये जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता है, उसको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है दूर होने के लिए। और जब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, तो वैसे ही न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे अपने आप क्या होती जाती है? कम होती है। मैग्नेट देखे ना, करीब लाते हो तो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, दूर कर दोगे वैसे ही अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन पर जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जब दूर हो गया ना, अपने आप ही कम हो जाती है। तो इसको फिर ज्यादा रिपल्शन नहीं करनी पड़ती है। ठीक, अब ये अभी यहां हाल फिलहाल इसको नोट कर लो, क्योंकि अभी आपका सेशन का टाइम ऑफ हो रहा है। हो सकता है क्वेश्चन पूरी ना हो, मैं कल यहां से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी इसमें काफी डिटेल है। तो अभी आपका सेशन यहां पे ऑफ होगा, पिक ले लो, कल मुझे बताना, यहीं से शुरू करेंगे। ये पूरा क्लियर करूंगा आपको, फिर ये सही होगी। अगर नहीं होगी, जैसे सर ये एम भी क्या है सर? जी, एम डॉट वी। मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम सुना है ना आपने? जी सर। हाँ, ये मोमेंटम पे P डिपेंड। इज इक्वल टू mv। हाँ, ये कल इसी से सर शुरू मास। मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। ठीक है बेटा, कल यहां से Yes, sir. स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कल आपको बताया था न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में। ठीक है जी। मैक्सिमम शेल कितने होते हैं भाई? मैक्सिमम प्रैक्टिकली जो ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं, वो 7 तक होते हैं, 7 तक होते हैं। बाकी अब जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, तो उनमें इनकी तादाद 8 तक भी है। लेकिन ये कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो उनकी लाइफ बहुत छोटी है, फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स के होते हैं। तो बाकी प्रैक्टिकली नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स में मैक्सिमम शेल नंबर जो है, ऑर्बिट नंबर जो है, वो 7 तक होता है। 7 से ज्यादा प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, चाहे वो हमने आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाए या फिर रियल। तो कल हमने जो एक न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स की बात की थी, तो वो तो आपने फार्मूला बना लिया। अब हम लेते हैं आज नेक्स्ट फोर्स का। यहां से कल वाला टॉपिक चल रहा है, और वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, ये कौन प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका भी हम बनाएंगे फार्मूला और तरीकेकार, मेथड भी देखेंगे कि ये कैसे प्रोड्यूस होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से बनाता है कि ये अपनी फिक्स वेलोसिटी के साथ, और मास और वेलोसिटी की, मास तो कांस्टेंट है, ये रिवॉल्व करता है। अब ये पूरे ऑर्बिट में जब रिवॉल्व कर रहा होता है, तो ये अपने आप को बाहर की तरफ धकेलता है, ये अपने आप को दूर करता है न्यूक्लियस से, और यही फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल कहलाती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, तो इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जब दूर होगा ना न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस वैसे ही इसको कम अट्रैक्ट करेगा।
तो इसका मतलब, और जैसे ये करीब आएगा तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपनी बढ़ानी पड़ती है। तो इसलिए ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसको हम F से लिखते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी ये ज्यादा करनी पड़ती है इसको, तो इसको अपनी वेलोसिटी स्क्वायर करनी पड़ती है। मास तो इसका कांस्टेंट होता है, और उसके बाद डिस्टेंस से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? क्योंकि जब ये डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे तो फिर ये जो है ये ऑलमोस्ट क्या होगी, ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इसको ज्यादा इसको रिपल्शन करने की जरूरत नहीं पैदा होगी। तो इसलिए ये डिस्टेंस से इनवर्स होती है। डिस्टेंस कम करो तो ये फोर्स बढ़ानी पड़ती है, और जितना डिस्टेंस ज्यादा करोगे दूर हो जाएगा तो ये फोर्स कम होती जाती है। तो अब हमें ये फार्मूला मिल गया किसका? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गई। अब आप ऐसा करो, आपको पता है व्हेन, जब एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो है इन एन एटम, जब ये एटम में रिवॉल्व कर रहा होता है तो फिर इस पे दो फोर्सेस इक्वल होती हैं। कौन सी? एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, और इतनी ही, यानी मरकज से रिपेल करने में इतनी ही उस पर कौन सी फोर्स अमल करती है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये इस पर अमल करती है। तो तब तक इलेक्ट्रॉन एक एटम में रिवॉल्व कर सकता है जब उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या हों? ये इक्वल हों, बराबर हों। नोट करें इसको, पहले पिक ले लो। अब हम इस फोर्स का फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फार्मूला। तो अब देखो, आपको पता ही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला जो है, पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है mv²/r, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है कूलम्स लॉ के मुताबिक Ze²/r², लेकिन कांस्टेंट होता है कौन सा? 4πε0 r²। ये है दोनों फोर्सेस का फार्मूला। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कर देते हैं, बोहर की इक्वेशन नंबर 3। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि हमने कैलकुलेट क्या करना है। कल मैंने आपको बताया था कि आप कैलकुलेट कर रहे हो एटॉमिक रेडियस। क्या कैलकुलेट कर रहे हो? एटॉमिक रेडियस। तो अब यहां पर हम ऐसा करते हैं, आर को इस तरफ लेकर जाते हैं, तो ये हो जाता है फिर फार्मूला mv²=ZE², और ये r अपॉन में था, यहां इनटू में चला गया, और ये बाकी तो आपको पता ही है 4πε0 r²। ये एक r क्या हो गया? कैंसिल r में। बाकी हमारे पास वैल्यू बची mv²=4πε0 r। ये हो गया। अब आप देखो कि आपको एक इक्वेशन पहले से मिली हुई थी, और वो इक्वेशन कल आपने पढ़ी थी, वो बोहर की थ्योरी की थी, और वो कौन सी थी आपको पता है? वो थी ऑर्बिट की इक्वेशन। ऑर्बिट की एज आपको पता है mvr=nh अपॉन क्या था? 2π। nh/2π था। अब इसको हम इक्वेशन, ये जो है mv² वाली, इसको 4 कर देते हैं। अब हमें पता है बोर की थ्योरी में ही पहली इक्वेशन हमारी, फर्स्ट कौन सी है? वो है इक्वेशन नंबर 1 हमारी, ये mvr=nh/2π। ये बताती है सिर्फ वो ऑर्बिट एग्जिस्ट करता है जहां इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होती है?
NH अपॉन 2 पाई के। ठीक, अब हमें अगर सिर्फ v की वैल्यू निकालनी, किसकी? v की, तो m और r इधर लेकर जाते हैं, तो ये हो जाता है NH अपॉन, ये इनटू में है m और r, इधर ये किस में चले जाएंगे? डिवाइड में, m अपॉन r, तो v बन गया किसके बराबर? NH अपॉन 2 पाई mr अपॉन, ये आ गया। अब आपको v की वैल्यू मिल गई। अब ये कहता है एक काम करो, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 में कहता है किसकी वैल्यू पुट कर दो? v की, ये वाली इक्वेशन, ये वाली, इसमें v स्क्वायर लिखा हुआ है ना, अब इसकी जगह क्या पुट करो? ये सारी वैल्यू पुट करो, क्योंकि ये भी बोहर की इक्वेशन MVR से हमने बनाई है, तो v इसके बराबर बन रहा है, बोहर ही बता रहा है, ये भी बोहर की इक्वेशन है, तो पुट करते हैं। चलो इसकी पिक लो पहले, पहली। चले अब हम नई इक्वेशन बनाते हैं। हमने 4 इक्वेशन उठाई और इक्वेशन नंबर 4 में m हमने रखा, उसके बाद v स्क्वायर है, तो v की वैल्यू किसके बराबर है? NH अपॉन क्या है इसके? NH अपॉन 2 पाई mr, इसके बराबर है। और इस तरफ बाकी बचता है 4 में क्या? ZE स्क्वायर अपॉन क्या है इसमें 4 में? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ये है, और उसके बाद क्या है? R मौजूद है, ठीक है। ये एक बच्चे ने अभी ज्वाइन किया, मैं इसको ज्वाइन करवा दूं। चलो ठीक, चल अब ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 4 में v की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है? सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करो और नई इक्वेशन मिल जाएगी। तो भाई अब नई इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 है जो जी सर, इक्वेशन नंबर 4 है वो बोर्स थ्योरी है। हाँ, ये अभी बोहर की है ना सारी इक्वेशन, ये जितनी भी आप कर रहे हो ना, ये अभी चल रही है, ये अभी फाइनल होगी ना। हाँ, रेडियस की बना रहे हैं ना, तो रेडियस की फाइनल करेंगे अभी। हाँ सही। अब देखो ये m हो गया, अब n का स्क्वायर करोगे क्या होगा? n स्क्वायर, h का स्क्वायर करोगे h स्क्वायर, अपॉन में 2 का स्क्वायर करोगे 4, पाई को स्क्वायर करोगे पाई स्क्वायर, फिर m को स्क्वायर करोगे क्योंकि इसको स्क्वायर करना है, r को भी क्या करना है? स्क्वायर, और इस तरफ हमारा क्या बचेगा? ZE स्क्वायर, अपॉन में क्या रखोगे? 4 पाई, और उसके बाद क्या है? एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या है? R। अब बेटा ये m और ये m, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो एक पावर नीचे आएगा, माइनस हो जाएगा, एक ऊपर वाला m, एक नीचे वाला खत्म हो जाएगा, और बाकी हमारे पास क्या बचता है? r। इस r स्क्वायर को उधर लेकर जाते हैं, तो अब देखते क्या बचता है। m तो गया, बाकी बचा n स्क्वायर, फिर क्या बचा? h स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा? 4 पाई स्क्वायर, फिर बचा एक m, क्योंकि स्क्वायर था, एक खत्म हो गया, फिर r उस तरफ लेकर जाते हैं, इधर डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा? इनटू में, तो यहां रखा r स्क्वायर, अपॉन में इसके क्या रख रहे हैं? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये एक r ये और ये r स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका एक स्क्वायर हट जाएगा, ये r, इसका एक प्लस खत्म। तो अब आपके पास बाकी क्या बचा? r बचा इधर, ZE इधर ले आओ और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर ले आओ, तो ये उलट हो जाएंगे। r इज इक्वल टू, ये r इधर रहने दो, ये दोनों इधर ले आओ। अब भाई ZE इधर आएगा इस तरफ, इसकी तरफ, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m ZE स्क्वायर, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा,
तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, ये इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बाकी r इधर ही रहने दो एक साइड पे। अब देखते हैं, ये 4 के साथ कैंसिल, पाई एक पाई के साथ कैंसिल, ठीक है। बाकी हमारे पास r की वैल्यू क्या बचती है, n स्क्वायर। अब ये नहीं आ रहा, थोड़ा इसको मैं बाद में लिखता हूं, तो पहले पिक ले लो इसकी, शाबाश, पिक ले लो, ले ली, चले ठीक है। तो अब हम लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। बाकी क्या बचा ऊपर, ये बचा r इज इक्वल टू, ये बचा n स्क्वायर, फिर ये बचा h स्क्वायर, ऊपर बाकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई खत्म हो गया, बाकी क्या बचा इसमें, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये बच गया। और अपॉन में क्या बचा, mze स्क्वायर, क्योंकि ये पाई तो खत्म हो गया, बाकी पाई एक बचा यहां, पाई mze स्क्वायर। ये इनमें से हमने इनको कैंसिल किया, 4 से, पाई स्क्वायर से एक पाई बच गया, m बच गया, ze स्क्वायर बच गया, ये हमने रखा, ये नीचे बचे, ऊपर ये 4 पाई कैंसिल हो गया, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बच गया। अब हमने इसमें इक्वेशन में हम देखते हैं कि एक तो आपका n स्क्वायर, ये जो है ये कांस्टेंट नहीं है, और दूसरा क्या है z। तो ये कौन कौन सी वैल्यू है, अब n का तो पता है आपको, n किसको बोलते हो, n का मतलब है ऑर्बिट नंबर, ठीक है, और h का मतलब क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू याद है आपको कितनी होती है, 6.62 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद है एप्सिलॉन नॉट, मीडियम है, तो इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 8.84 इंटू 10⁻⁻18, और ये किस में ली जाती है, ये ली जाती है कूलम स्क्वायर पर जूल मीटर स्क्वायर। ये चार्ज को स्टोर करने या मीडियम को स्टोर करने, फोर्स को स्टोर करने का परमिटिविटी, यानी इतनी कोई यूनिट चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव एक मैग्नेटिक या इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्शन कर सकती है। अब बेटा एप्सिलॉन नॉट यानी स्पेस, परमिटिविटी मीडियम, यानी चार्जेस स्पेस में कितनी अट्रैक्शन कर सकते एक दूसरे को, एप्सिलॉन नॉट आ गया। फिर पाई का आपको पता है, ये क्या है, ये सरकमफेरेंस कांस्टेंट है, सरकमफेरेंस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता ही है 3.14 होती है, यूनिट नहीं होता इसका क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये रेशो है। उसके बाद m जो है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास है, और कितना होता है ये 9.11 10⁻⁻31 किलोग्राम्स ये होता है। और उसके बाद z क्या है, एटॉमिक नंबर है, ये एटम टू एटम चेंज होता है। और E किसको जाहिर कर रहा है, E है चार्ज, क्या बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है पता है आपको, 1.602 10⁻⁻19 कोलम्स, कितनी है, 19 कोलम्स में है, ठीक। तो अब ये वैल्यूज हैं जो आपने इसमें कांस्टेंट्स लिए हुए हैं, ठीक। तो अब हम देखते हैं बाकी सब कांस्टेंट हैं कौन कौन से, ये सारी वैल्यूज रखो। तो ये आप कांस्टेंट्स में ले लो h स्क्वायर, फिर ले लो एप्सिलॉन नॉट,
फिर अपॉन में आ जाओ पाई, ये भी कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट, एटॉमिक नंबर छोड़ दो, और ई स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट। और इसको इक्वल कर दो किसके, ए नॉट के। किसके इक्वल कर दो, ए नॉट। इसको पढ़ते हैं ए नॉट, NaUGHT। और ए नॉट किसको कहा जाता है, ए नॉट कहते हैं बोहर्स, क्या बेटा, रेडियस कांस्टेंट। और इसकी ए नॉट की वैल्यू कितनी इसने निकाली है, इसने ए नॉट को कर दिया है 0.529, कैपिटल ए के ऊपर डिग्री लगा दो। इसको ए को हम क्या पढ़ते हैं, ए नॉट, ये भी ए नॉट है पर बड़ा है, कैपिटल वाला है, तो ए नॉट किसको जाहिर कर रहा है, एंगस्ट्रम। किसको जाहिर कर रहा है, एंगस्ट्रम। अब एंगस्ट्रम क्या है ये हम देखते हैं, पहले इसको नोट करो। चलो ठीक है, नोट कर लिया। अब मैं ये वैल्यूज मिटा दूं। असल में एंगस्ट्रम, अब इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दो, 5 कर दो। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 5। अब इसमें हमें बस क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 5 में हमने वैल्यू पुट करनी है, किसकी, इतना पता हो कि एटम में ऑर्बिट कितने, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, और एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो वो हम पुट कर दें तो हम उसका रेडियस बता सकते हैं। ये है रेडियस की फाइनल इक्वेशन। अब जैसे इस रेडियस की हम इसकी एप्लीकेशन या इक्वेशन को यूज कैसे करेंगे, पहले इसको नोट कर लो, नोट करो, इसको कर लिया। चलो भाई, अब मैं इसको मिटाता हूं और इस इक्वेशन, ये फाइनल बन गई, ए नॉट ये सारे खत्म किए इसके बराबर, इस ए नॉट की वैल्यू आपको लिखवाई है 0.529 एंगस्ट्रॉम है, ठीक। अब इसको यूज कैसे करेंगे, इसके प्रॉब्लम कैसे मिलेंगे, इसके रेडियस के प्रॉब्लम कैसे करोगे। अब देखो, हमें क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन है हमारे पास कि कैलक्यूलेट क्या रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, किसका रेडियस कैलकुलेट करो, हाइड्रोजन एटम का। तो अब देखो, डेटा आपको चाहिए कौन सी, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 फॉर हाइड्रोजन, ठीक है ना। डेटा में आपको सारी डेटा किसकी लिखनी है, हाइड्रोजन, तो एटॉमिक नंबर 1 और नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट कितने हैं, ऑर्बिट कितने हैं, हाइड्रोजन में एक ऑर्बिट है, एक ही शेल है, और ए नॉट की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम है, ठीक। अब फार्मूला हमारे पास क्या है, आर हमने मालूम करना है, तो फिर फार्मूला हमारे पास होगा कौन सा वाला, आर इज इक्वल टू, ये है एन स्क्वायर इंटू ए नॉट अपॉन क्या लिखोगे, जेड। तो वैल्यूज पुट करो। अब बेटा एन की वैल्यू है 1, ठीक है, स्क्वायर कर दो, और ए नॉट की वैल्यू है 0.529, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। अब बताओ 1 का स्क्वायर करोगे 1, 529 से मल्टीप्लाई करोगे 0.529, और उसके बाद 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, R इज इक्वल टू 0.529 ए नॉट। तो हाइड्रोजन के एटम का रेडियस आर, एच माना हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम का रेडियस कितना होगा,
0.529। देखो इक्वेशन यूज की ना, आसानी से मिल गया। जस्ट मैं इसको देख लूं, बच्चे एक आध ने ज्वाइन किया है तो उसका देख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसकी पिक ले लो। ऐसे इसके रेडियस के प्रॉब्लम मिलेंगे। और क्या, अब होमवर्क में आपको दे रहा हूं, आपने ऐसे ही इस रेडियस की इक्वेशन से इसको भी हल करना है। ठीक है, चलो इसकी पिक हो गई। चलो भाई, अब लेते हैं हम होमवर्क। ऐसे ही आपने अब कैलकुलेट करना है। किसका क्वेश्चन आपको मिला? कैलकुलेट रेडियस ऑफ, किस किस का करोगे? नंबर 1 HE एटम, और HE का एटॉमिक नंबर है 2 और शेल्स हैं 1। ठीक है, दूसरा है कौन सा? लिथियम एटम। ये हीलियम था और ये कौन सा है? लिथियम। और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। शेल कितने हैं? 2। और एक और वो होगा कौन सा एटम? कार्बन। कार्बन का एटम है और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। ऑर्बिट्स कितने हैं? 2। तो ये बोहर की थ्योरी अभी जैसे आपको बताया है वैसे ही रेडियस को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम आपको दिया है वैसे ही कॉपी करना है, लेकिन डेटा चेंज सर कौन सा होगा। फार्मूला? जी सर कौन सा फार्मूला? ये अभी करवा है वो अभी फार्मूला अब इसमें put हाँ हाँ, करेंगे? जो अभी करवाया ना R वाला, R इज इक्वल टू इसमें है N स्क्वायर अब इंटू, ठीक है ना? 290 हाँ सही है। हाँ तो 1.0 सही है। ठीक है, ऐसे अपॉन कर। Z। ठीक है, फिर मुझे व्हाट्सएप कर देना प्रॉब्लम हल करके ना, व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक करके ओके कर दूंगा। ठीक है ना, बता दूंगा कि आपका सही है या गलत है। ठीक, ओके। ठीक है सर, फोर्थ पिक लिखा है। आप एक निकालो इसकी, शाबाश। ओके बेटा, अब ये रेडियस वाली इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई। रेडियस का हमने पूरा फार्मूला भी निकाल लिया और कैलकुलेशन भी कर ली। अब आते हैं